हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी एसएसटी चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अपन ने पॉलिटिकल एजुकेशन का लिया है उसकी थर्ड ऑनलाइन क्लास है। अभी तक अपन 2 क्लास ले चुके हैं और अपन बात कर रहे थे की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के कुछ मुख्य बिंदु। तो उसमें पहला बिंदु है फेडरलिज्म, उसको आज अपन पढ़ेंगे। फेडरलिज्म दिस रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि सरकार जो होगी वो एक लेवल पे नहीं होगी, एक से ज़्यादा लेवल पे होगी। यानी कि एक केंद्र में कोई सरकार नहीं जो अपन को राज कर रही थी, वो केंद्र में है, फिर राज्य में है, और फिर हमारी जो ग्राम पंचायत वगैरह या म्यूनिसिपल पार्टीज हैं जो अपने लिए काम कर रही है। तो सरकारें एक लेवल पे नहीं होगी, एक से ज़्यादा लेवल पे होगी। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड द सेंटर। हमारे भारत में सरकार राज्य स्तर पे भी है, स्टेट लेवल पे, और सेंट्रल लेवल केंद्रीय स्तर पे भी सरकार है। पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, और तीसरा होता है पंचायती राज। ठीक है, जो पंचायत होती है गांवों में, वो उसको तीसरा गवर्नमेंट का रूप कहा जाता है। एंड यू हैव रेड अबाउट इन योर क्लास, आपने सिर्फ पंचायती राज के बारे में 6 में पढ़ चुके होंगे। वी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन योर क्लास 7th बुक, एंड दिस ईयर वी विल रीड मोर अबाउट द सेंट्रल। अपन ने पंचायती राज के बारे में 6th में पढ़ लिया, 7th में स्टेट गवर्नमेंट के राज के बारे में पढ़ लिया, आज अपन सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी को फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म का मतलब सत्ता का बंटवारा, एक लेवल पे सत्ता नहीं हो, 3 4 लेवल पे पावर्स हो, कि अब मतलब कुछ पावर्स केंद्र के पास है, कुछ स्टेट के पास है, और कुछ पंचायती राज के पास है। तो भारत एक फेडरल कंट्री है। The vast number of communities in India mean that a system of government needed to be devised that did not involve only person sitting in the capital city of the New Delhi and making decisions for everyone। देखो, केंद्र में जैसे अपना देश काफ़ी बड़ा है, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं। तो अगर हमारा केंद्रीय सरकार दिल्ली में, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जो लोग दिल्ली में होंगे वैसा ही विकास, वैसे ही नियम वो पूरे देश के लिए बनाएंगे। क्योंकि दिल्ली के लोग, मान लो दिल्ली में हिंदू रहते हैं और एक ऐसा राज्य जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा पाए जाते हैं, तो सरकार को पूरे देश के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो जहाँ पे वो है उनके आसपास जो लोग हैं उसी के लिए, उन्हीं के लिए या उन्हीं के हिसाब से वो काम करे। Instead, it was important to have another level of government in the state so that decisions could be made for the particular area। इसीलिए केंद्र पूरे पेश पे अच्छे से ध्यान नहीं रख पाएगा, इसलिए कहा जाता है कि एक गवर्नमेंट का लेवल और होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर एरिया में ही काम करे, एक निश्चित जगह पे, और वहाँ के लोगों का देखभाल करे। वाइल ईच स्टेट इन इंडिया एंजॉयज ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइजिंग powers on certain issues subjects of national concern quite require that all of these states follow the laws of the central government। तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनमें राज्य सरकारें अपने पे नियम बना सकते हैं, लोगों के लिए काम कर सकती है, और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो देश के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उनमें राज्य सरकारों को सेंट्रल गवर्नमेंट का अनुमति लेनी पड़ती है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल द इश्यूज that each tier of the government can make laws on। In addition, the constitution also specifies where each tier of the government can get the money from for the work that it does। तो संविधान में अपने 3 लिस्ट बनी हुई है, देखो, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, मैं आपको डिटेल में बता दूं तो सेंट्रल लिस्ट यानी वो लिस्ट, उसमें वो काम आते हैं जो सिर्फ केंद्र सरकार देखेगी। स्टेट लिस्ट में वो काम आते हैं जो सिर्फ राज्य सरकार देखेगी, और कॉन्करेंट लिस्ट वो आते हैं जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज तीनों मिलके काम करेंगे। और इसी तरीके से संविधान में ये भी लिखा गया है कि अपनी जो सरकार है वो पैसा लोगों की, जनता के लिए रोड बनाएगी, ब्रिज बनाएगी, और अस्पताल वगैरह बनाएगी। तो उसके लिए जो उनके पास पैसा है वो कहाँ से आएगा, राज्य सरकार के पास कहाँ से आएगा, केंद्र सरकार के पास कहाँ से आएगा, ये सारा भी संविधान में लिखा गया है। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट मेरली एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। और फेडरलिज्म के अंदर राज्य सरकार कोई नौकर नहीं है केंद्र सरकार की, संविधान भी उन्हें अधिकार देता है कि वो अपने राज्य के लोगों के लिए काम कर सकती है। ऐसा नहीं है कि वो केंद्र सरकार के बिल्कुल अधीन है या उसके हिसाब से ही चलेगी। ऑल पर्सन्स इन इंडिया आर गवर्न बाय लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और जितने भी भारत के लोग हैं
उनको नियम और कानून जो ये तीनों सरकारें तय करती है उसके हिसाब से रहना पड़ता है। तो कोई भी सरकार गलत रास्ते पे नहीं जा सकती। अगर केंद्र जाएगी तो राज्य उसको रोकेगी, राज्य सरकार जाएगी तो केंद्र रोकेगी, और इस तरीके से कभी भी सत्ता का दुरुपयोग नहीं होगा। चलो अगला पॉइंट आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देश में पार्लियामेंट है, ठीक है, जिसमें दो चीज़ें हैं, राज्यसभा और लोकसभा। द डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। आपने अलग अलग जो सरकारें पढ़ी, पंचायती राज, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इसमें कुछ लोग होते हैं जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, जो उनके लीडर होते हैं। योर क्लास 7 बुक बिगेन द स्टोरी ऑफ कांता हु वॉज स्टैंडिंग इन लाइन वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स। तो भारत का संविधान सभी को वोट देने का, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, वोट देने का अधिकार देता है, सरकार बनाने का अधिकार देता है। व्हेन दे वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फेल्ट दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड prepared the masses for universal adult suffrage and this would help encourage a democratic mindset and break the clutches that of traditional caste, class and gender हायरार्कीज। ठीक है, तो जब ये सबको एक वोट का अधिकार जब दे रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जब संविधान बना रहे थे, उन्होंने ये सोचा था कि इससे लोगों में बराबर समानता आएगी और जो लोगों में भेदभाव है कास्ट के आधार पर, जेंडर के आधार पर, इस भेदभाव को नष्ट किया जा सकेगा। दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इसका मतलब भारत के लोगों का एक सीधा सीधा योगदान है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने नेता चुनने में। ऑल्सो एवरी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कंटेस्ट इन इलेक्शंस। तो भारत के जो सिटीजन्स है उनका, चाहे वो कोई भी समाज से जुड़े हों, चाहे गरीब हो अमीर हो, उनका चुनाव में पूरा पूरा अधिकार है। वो चुनाव लड़ भी सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं और चुनाव में वोट भी कर सकते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। और ये जो चुने हुए नेता हैं ये लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं। यू विल रीड मोर अबाउट वाई रिप्रेजेंटेशन इज क्रूशियल टू डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग यूनिट ऑफ दिस बुक। और चैप्टर 2 पढ़ेंगे तब नेता चुनना क्यों ज़रूरी होता है, ये भी अपन आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अगला हमारा फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर, सत्ता का बंटवारा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। संविधान के तौर पर गवर्नमेंट के 3 हिस्से हैं। दीज आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इनको बोलते हैं लेजिस्लेचर यानी जो सरकार होती है, एग्जीक्यूटिव जो हमारे जो ऑफिस वगैरह है सरकारी, वो एग्जीक्यूटिव में आते हैं, और जुडिशरी यानी हमारे न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। द लेजिस्लेचर रेफर्स टू अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो नेता अपन चुनते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये लेजिस्लेचर में आते हैं। एग्जीक्यूटिव इज द स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। और एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों, नियमों को लागू करते हैं। ठीक है, और जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिट 3। और जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट, यानी हमारे अगर कोई अधिकारों का हनन करे तो जिसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं उसको अपन जुडिशरी कहते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द पावर बाय एनी वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। और ताकि ये कोई भी तीनों हिस्से अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल ना कर सके, इसलिए संविधान कहता है कि सभी ऑर्गन्स को अपनी अलग अलग पावर्स का अलग अलग उपयोग करना है। थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट्स एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड दिस इंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल 3। और तीनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, सरकार कोई गलत पावर का इस्तेमाल ना करे, इसलिए एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट वगैरह ये ध्यान रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कुछ गलत ना कर दे उसका सरकार ध्यान रखती है। तो सब एक दूसरे की पावर्स को कंट्रोल करते हैं, रोक के रखते हैं, मिसयूज होने से बचाते हैं। अगला है फंडामेंटल राइट्स। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज ऑफन बीन रेफर्ड टू एज कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल अधिकारों के समूह को भारत के संविधान की आत्मा भी कहा गया है। कॉलोनियल रूल हैड क्रिएटेड अ सर्टेन सस्पिशन ऑफ द स्टेट इन द माइंड्स ऑफ द नेशनलिस्ट दैट दे वांटेड टू इंश्योर दैट अ सेट ऑफ रिटन राइट्स वुड गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द स्टेट पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। और क्योंकि भारत के जो नेशनलिस्ट, स्वतंत्रता सेनानी थे, वो
उन्होंने ब्रिटिश के अंदर के देखा था कि कैसे मौलिक अधिकारों का बिल्कुल नष्ट कर दिया गया, हनन कर दिया गया उनके द्वारा। तो वो ये इंश्योर करना चाहते थे कि कुछ ऐसे नियम कानून हो जो सरकार द्वारा सरकार को रोके, जिससे वो लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन ना कर सके। फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्री एंड ऑब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। तो फंडामेंटल राइट्स रोकते हैं, आर्बिट्री मतलब सरकार बिना लगाम के अपनी सत्ता, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर ले, उससे फंडामेंटल राइट्स उनको रोकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अदर इंडिविजुअल्स। तो इस तरीके से संविधान लोगों के अधिकारों को बचाते हैं दूसरे लोगों से और सरकार से भी। ठीक है, कि सरकार लोगों के मौलिक अधिकार जैसे निजता का अधिकार, बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, रहने का अधिकार, ये कुछ हमारे वोट देने का अधिकार, बराबर समानता का अधिकार, इन अधिकारों को कोई और व्यक्ति हमारा हनन ना कर ले, शोषण ना कर ले, और सरकार भी हमारे इन अधिकारों का शोषण ना कर ले। Moreover, the various minority communities also expressed the need for constitution to include rights that would protect their groups. The constitution therefore also guaranteed the rights of minorities against the majority. और जो माइनॉरिटी यानी ऐसे पिछड़े वर्ग के कई लोग जो हमारे देश की आज़ादी के दौरान रह गए, तो उन्होंने भी कहा कि हमें भी ज़रूरत है कुछ स्पेशल अधिकारों की, जिससे हमको बचाया जा सके, हमारे इंटरेस्ट को बचाया जा सके। तो संविधान उनको भी, माइनॉरिटी जो अल्प मात्रा में है, जो कम मात्रा में है, उन लोगों के अधिकारों को भी बचाता है। किससे? जो अत्यधिक मात्रा के लोग हैं उनसे। जो अपने कहानी पढ़ी थी क्लास में फुटबॉल बास्केटबॉल की, तो उस तरीके से कि वैसा ना हो जाए। As Dr. Ambedkar has said about these fundamental rights, their objective is twofold. डॉक्टर अम्बेडकर जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिनका संविधान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, उन्होंने कहा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स दो रूप में हैं, तब दो काम है इनके। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स, एंड सेकेंडली दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉज। तो पहला तो हर सिटीजन को ये अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है, और ऐसी पोजीशन में लाए ताकि मतलब ये अपने अधिकार प्राप्त कर सके हर इंसान। और दूसरा कि सरकारें अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सके, उसको भी ये फंडामेंटल राइट्स रोकते हैं। इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज़ ए सेकेंड सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स के अलावा कुछ और भी नियम है जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। The section was designed by members of the Constitution Assembly to ensure greater social and economic reforms, to serve as a guide to the independent Indian state to institute laws and policies that help reduce the poverty of masses. अब डायरेक्टिव देखो, अधिकार दिए गए फंडामेंटल राइट्स में, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कुछ ऐसा सेट है नियमों का जिसमें सरकारों को, लोगों को कुछ ऐसे कर्तव्य बताए गए हैं जो उनको करना चाहिए। जैसे सरकार का कर्तव्य है कि गरीबों को ऊपर उठाए, गरीबों के लिए अलग से काम करे। हमारा कर्तव्य है कि हम गरीबों के साथ भेदभाव ना करें। तो सरकारों के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य सरकारों के लिए या केंद्र सरकार के लिए कुछ ऐसे कर्तव्य बताए गए हैं जो उनको करने चाहिए ताकि पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाया जा सके। और लास्ट हमारा पार्ट है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी धर्म को मानता नहीं है, सभी धर्मों को बराबर समान इज्जत आदर देता है हमारा संविधान। A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. We will read more about this in the following chapter. ठीक है, सेकुलरिज्म मतलब एक सेकुलर स्टेट, धर्म निरपेक्ष राज्य वो होता है जो किसी भी धर्म को ऑफिशियली यानी कानूनी तौर पर या फिर ऑफिशियली किसी भी धर्म को फॉलो ना करे, जबकि सभी धर्म उसके लिए समान हो। यू नाउ अंडरस्टैंड द वेज, इसके बारे में आने वाले सेकुलरिज्म के बारे में आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। यू नाउ अंडरस्टैंड द वेज इन विच कंट्रीज हिस्ट्री ऑफन डिटरमाइंस द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट अ कंट्री एडॉप्ट्स इटसेल्फ। तो इस तरीके से आपने समझा कि भारत के इतिहास इतना दर्दनाक रहा है, इसके कारण अपन ने इतना अच्छा संविधान बनाया है ताकि दोबारा कोई अंग्रेज ना आ जाए, कोई और ना आके अपने देश पे राज कर सके। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to,
इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स दैट वी इलेक्ट टू रूल अस। तो संविधान हमें कुछ ऐसे सिद्धांत बताता है जिसके लिए हमें हमारे सभी देश के नागरिकों को अपने देश के लिए उन सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, और जिसमें इंक्लूड करता है कि अपने नेता चुने ईमानदारी से। जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल, अ चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल इफेक्ट द गेम। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड ओवर द ईयर्स टू रिफ्लेक्ट द न्यू कंसर्न्स ऑफ द पॉलिटी। जैसे एक फुटबॉल के अगर कुछ नियम चेंज करेगी तो गेम में भी चेंज आ जाएगा, इस तरीके से भारत के संविधान में भी टाइम टू टाइम कई बदलाव किए गए हैं। अब बदलाव को बोलते हैं अमेंडमेंट, ताकि संविधान को और अच्छा बनाया जा सके, क्योंकि नए नए आने वाले समय के साथ साथ नए नए नियमों की ज़रूरत पड़ती है। तो टाइम टू टाइम संविधान में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। ऑफन ए मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स टू चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। संविधान में बदलाव का मतलब है संविधान के मौलिक रूप में बदलाव। वी सॉ दिस इन द केस ऑफ नेपाल एंड हाउ इज मैंडेड टू अडॉप्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर बिकेम अ डेमोक्रेसी। और ऐसा अपन ने नेपाल में देखा कैसे उसने एक नया संविधान बनाया जब दोबारा वो सत्ता में आया, जब वो लोकतांत्रिक बन गया। The different features of the Indian Constitution outlined above involve complicated ideas that are often not easy to grasp। और भारत का संविधान बनाने में बहुत एकदम जटिल मुद्दे, जटिल आइडिया, जटिल विचार लाए गए हैं, शामिल हैं, जिनको समझना इतना आसान नहीं है। डोंट वरी टू मच अबाउट दिस फॉर द मोमेंट। आप इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बच्चे परेशान नहीं हो। इन द रेस्ट ऑफ द बुक एज वेल एज इन योर हायर क्लासेज यू विल रीड मोर अबाउट दिस डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडरस्टैंड मोर सब्सटेंटिवली व्हाट दे मीन। और आपको अभी जितना समझाया गया बस उसी पे ध्यान दें, ज़्यादा दिमाग पे जोर न डालें। आने वाले चैप्टर्स में, आने वाली क्लासेस में भारत के संविधान के बारे में आपको अच्छे से और समझाया जाएगा। तो बच्चों यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर पढ़ते रहिए। अगली क्लास में आपको इसके होमवर्क, क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, जिनको आपको एक नई कॉपी बनाकर करना पड़ेगा। जैसे आप पिछली बार एसएसटी की ज्योग्राफी की अलग, पॉलिटिकल एजुकेशन की अलग, हिस्ट्री की अलग बुक कॉपीज़ बनाते थे ना, इस बार भी आपको अलग कॉपीज़ बनानी है। तो ज्योग्राफी, ये पॉलिटिकल एजुकेशन का आपका पहला चैप्टर आपको अलग कॉपी में बना के क्वेश्चन आंसर्स करने होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।